हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी पर होने वाले विभिन्न प्रकार के जो बल पृथ्वी पर कार्य करते हैं, चाहे वे पृथ्वी के संबंध में महाद्वीपों का निर्माण करने के संबंध में हो या पर्वतों के निर्माण करने के संबंध में हो। तो हम इसको बोलते हैं कि भूतल को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ अर्थ सरफेस। ऐसे कौन से कारक हैं जो हमारे भूतल को प्रभावित करते हैं। पूर्व की कक्षाओं में हमने पढ़ा था कि पर्वत निर्माण की उत्पत्ति संबंधी कुछ सिद्धांतों पर हमारी चर्चा हुई थी कि पर्वतों का निर्माण किस प्रकार से हुआ। उससे पूर्व हमने पढ़ा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और उस पर महाद्वीपों का निर्माण किस प्रकार से हुआ, महासागरों का निर्माण किस प्रकार से हुआ। और अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि पर्वत पठार के बनने का जो प्रोसीजर है या महाद्वीपों के बनने का जो प्रोसीजर है वो मुख्य रूप से पृथ्वी के आंतरिक भाग में कुछ शक्तियाँ, कुछ बल कार्यरत होते हैं और कुछ बल पृथ्वी के बाह्य भाग पर कार्य करते हैं या कुछ शक्तियाँ पृथ्वी के बाह्य भाग पर कार्य करती है। तो मोस्टली हम इस टॉपिक को दो तीन तरह से आपके कोर्सेज में लिखा हुआ होता है, चाहे आप आईएएस की तैयारी करें, आरएस की तैयारी करें या अदर पीसीएस वगैरह कॉलेज स्तर की आप तैयारी करें या कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की आप तैयारी करें। तो ये दो तीन तरह से ये लिखा हुआ होता है टॉपिक। एक जगह होता है डायस्ट्रोफिज्म फोर्स, यानी कि वह बल जो पृथ्वी के ऊपरी क्षेत्र में, महाद्वीपीय भाग में, पर्वत निर्माण वाले भागों में जो कार्य करते हैं, तो उस प्रकार के फोर्सेस डायस्ट्रोफिज्म फोर्स लिखा होता है। या जो कि दीर्घकालीन बल होते हैं, लंबे समय के बल होते हैं, काफ़ी लंबे समय में इन चीज़ों का, इन महाद्वीपों का, महासागरों का, पर्वतों का निर्माण होता है, उसको हम डायस्ट्रोफिज्म फोर्स कहते हैं। कहीं कहीं लिखा होता है अर्थ मूवमेंट, कहीं कहीं लिखा होता है अर्थ मूवमेंट यानी भू संचलन, यानी हमारी पृथ्वी पर उपस्थित जो भी महाद्वीप, महासागर, पर्वत पठार, मैदानों का निर्माण हुआ है, तो उनमें विभिन्न प्रकार के फोर्सेस हम कह सकते हैं, जिसमें से दो मुख्य प्रकार के हैं, एंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्स, यानी कि आंतरिक बल और बाह्य बल। और एक जगह ये टॉपिक लिखा हो सकता है, एक तो आपका हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये भी लिखा होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि हमारी पृथ्वी के सरफेस को प्रभावित करने वाले जो बल है उस तरह के नाम हो सकता है। तो ये दो तीन तरह से नाम लिखे हुए हो सकते हैं। तो आप इसको चाहे तो अर्थ मूवमेंट कह सकते हैं, आप इसको अर्थ मूवमेंट के नाम से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर इसको आप फोर्सेस अफेक्टिंग अर्थ सरफेस वाला भाग भी कह सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से फोर्सेस हैं, ऐसे कौन कौन से बल हैं जो पृथ्वी के सरफेस को प्रभावित करते हैं। और एक ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, या कहीं ना कहीं किसी न किसी सिलेबस में आपको डायस्ट्रोफिज्म फोर्स भी देखने को मिलेगा कि जो दीर्घकालिक बल है, केवल दीर्घकालिक बल की बात की जाती है। तो अब हम अर्थ मूवमेंट की बात कर लेते हैं। एक चार्ट, फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग हम अर्थ मूवमेंट की बात कर लें, फोर्स अफेक्टिंग ऑफ अर्थ सरफेस की बात कर लें। उसमें आपके दोनों ही प्रकार से मैं आपको समझा दूंगा कि मुख्य रूप से एंडोजेनेटिक फोर्स कौन कौन से होते हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में वो बल लगते हैं, और उसका जो स्वरूप है वो हमें बाह्य आकृति के रूप में दिखाई देता है। पर्वत का बनना, पठारों का बनना, मैदानों का निर्माण हो जाना और आपके महाद्वीप और महासागरों का निर्माण होना, इस प्रकार के एंडोजेनेटिक फोर्स कहलाते हैं या अंतर्जात बल कहलाते हैं। और दूसरी ओर बाह्यजनिक बल होते हैं जो कि विभिन्न प्रकार से, जैसे नहरों, झीलों के, आपके नदियों के द्वारा लगाया जाता है, अपरदन की क्रिया की जाती है, पवनों के द्वारा की क्रिया की जाती है, सागरी लहरों के द्वारा क्रिया की जाती है, कास्ट प्रदेश जो होते हैं वहाँ ये क्रिया की जाती है, और जो बड़ी बड़ी शिलाखंड होते हैं, हिम के क्षेत्र होते हैं, वहाँ से हिम का आवरण जो बहुत तेज़ गति से धरातली भाग पर आता है, तो वहाँ से विभिन्न प्रकार की शिलाकृति बनाई जाती है। तो ये बाह्यजनिक आकृतियाँ होती है, बाह्य शक्तियाँ होती है। इन्हें हम
एक्सोजेनेटिक फोर्स के नाम से जानते हैं, यानी बाह्य फोर्स यानी बल के नाम से हम इसको जानते हैं। तो हम एक इसका चार्ट बना लेते हैं, एक फ्लो चार्ट बनाते हैं और उस फ्लो चार्ट में समझते हैं कि कौन कौन से बल हैं ये जो एंडोजेनेटिक फोर्स में काम करते हैं और कौन से बल जो है वो एक्सोजेनेटिक फोर्स में काम करते हैं। चलिए एक फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। फ्लो चार्ट बनाते हैं और उसमें हम देखते हैं कि किस किस प्रकार से कौन कौन से बल कहाँ कहाँ कार्य करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम बात करते हैं, लिख लेते हैं अर्थ मूवमेंट। सबसे पहले हम लिखेंगे अर्थ मूवमेंट। भू संचलन कह सकते हैं या इसको इंग्लिश में कहेंगे तो अर्थ मूवमेंट। ठीक है, अर्थ मूवमेंट इसको हम कहेंगे, मूवमेंट्स ये अर्थ मूवमेंट। हिंदी में कहें तो भू संचलन कह सकते हैं इसे। भू संचलन, क्लियर, अर्थ मूवमेंट या भू संचलन। इसको हम फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो इसके 2 पार्ट हम कवर करेंगे। इसका एक पार्ट यहाँ हो जाएगा और इसका दूसरा पार्ट हम यहाँ कवर कर लेते हैं। देखिए मैंने कहा 2 तरह के बल होते हैं, तो नंबर 1 लिखेंगे हम अंतर्जात बल, एंडोजेनेटिक फोर्स हम इसको कहते हैं, और यहाँ लिख देंगे हम बहिर्जात बल। ठीक है, 2 तरह के फोर्सेस होते हैं, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। ये आपको नोट डाउन करना है साथ के साथ। अंतर्जात बल जो होते हैं, अंतर्जात बल में मूवमेंट होता है, और अंतर्जात बल में जो मूवमेंट होता है तो हम यहाँ लिख लेंगे गतियाँ। क्या लिख लेंगे? गतियाँ। गतियाँ 2 तरह से होती है, ये ध्यान रखना है आपको। हिंदी में लिखते हैं, पहली होती है वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर गति। ठीक है, ऊर्ध्वाधर गति पहली जो गति होती है वो आपको लिखनी है वर्टिकल मूवमेंट। वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है यानी कि ऊर्ध्वाधर गति होती है, और दूसरी होती है क्षैतिज गति जिसको हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कहते हैं। एक वर्टिकल मूवमेंट होता है, एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। करेक्ट, क्लियर हो गया होगा। यहाँ से आपको एक बात समझ में आती है कि इसके बाद 2 मूवमेंट होते हैं। एक मूवमेंट होता है जिसको हम कहते हैं आकस्मिक बल, एक होता है आकस्मिक बल, हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं सडन मूवमेंट या सडन फोर्स, और एक होता है दीर्घकालिक, एक होता है दीर्घकालिक बल। इसको बोलते हैं हम डायस्ट्रोफिज्म फोर्स, यानी कि ऐसा बल जो बहुत लंबे समय में लगता हो, बहुत लंबे समय तक ऐसी क्रिया चलती रहती है, उसका हम बोलते हैं दीर्घकालिक बल। क्लियर हो गया। अब हम बात करें आकस्मिक बल में, हम 2 एक्टिविटी पढ़ते हैं। नंबर 1, पहली एक्टिविटी होती है भूकंप यानी कि अर्थक्वेक वाली एक्टिविटी होती है, और दूसरी एक्टिविटी होती है ज्वालामुखी यानी कि वॉल्केनिक। ठीक है, ज्वालामुखी। तो भूकंप और ज्वालामुखी का जो संबंध है वो किससे संबंधित होता है? आकस्मिक बलों से इसका संबंध स्थापित होता है। और 2 तरह की गतियाँ हो सकती है इन दोनों में ही, आकस्मिक बल में और दीर्घकालिक बल जो होते हैं इनमें दोनों तरह की गतियाँ हो सकती हैं। ऊर्ध्वाधर भी गति हो सकती है यानी वर्टिकल मूवमेंट भी हो सकता है, और हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज गति भी हो सकती है। तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं गतियाँ यानी मोशन हम लिख सकते हैं, मूवमेंट लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? ये किस प्रकार के बल में शामिल किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है ये अंतर्जात बल में शामिल किया जाता है। यहाँ तक बात आपके समझ में आती है। आगे की ओर बढ़ते हैं, तो आगे हम डायस्ट्रोफिज्म फोर्स की बात करें
तो डायस्ट्रोफिज्म फोर्स भी दो प्रकार से कार्य करता है, एक यहाँ बात करेंगे और एक यहाँ लिख लेते हैं। एक जो बल होता है, एक बल महाद्वीप व महासागरों का निर्माण करता है, महाद्वीप व महासागरों का निर्माण करता है, ये आपको ध्यान रखना है। महाद्वीप व महासागरों का निर्माण होता है, ये दो तरह से कार्य करता है, दो तरह से इस पर इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। ध्यान रखें, ये भी हमें इसको दो भागों में बांट देंगे। पहला होता है उन्मंजन और एक होता है निमंजन। ठीक है, उन्मंजन या निमंजन। ठीक है, यानी बड़े भूभाग को, जो बड़े भूभाग होते हैं, ठीक है, बड़े भूभाग होते हैं उनको ऊपर उठाना या छोटे भूभाग को ऊपर उठाना। तो ये जो संबंध होता है, उन्मंजन की जो क्रिया होती है वो ऊपर उठने से होती है, ये ध्यान रखना। इसका अर्थ होता है ऊपर उठने से, यानी कोई भाग ऊपर की ओर उठता है। और निमंजन की जो क्रिया होती है, ध्यान रखें, निमंजन की क्रिया नीचे गिरने से होती है, नीचे गिरने से, यानी कोई भाग जो होता है वो नीचे की ओर गिर जाता है, नीचे की ओर सबडक्ट हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। उन्मंजन और निमंजन, इसको बोलते हैं इमर्जेंस, उसको बोलते हैं सबमर्जेंस। क्लियर हो गया, ये महाद्वीपों की बात हुई। अब हम बात करते हैं पर्वतों की। पर्वतों का निर्माण, इसको ऐसे लिखें, महाद्वीप और महासागर का निर्माण। तो पर्वत निर्माणकारी घटना या पर्वत निर्माणकारी बल। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं पर्वत निर्माणकारी। क्लियर, पर्वत निर्माणकारी, यानी यहाँ से समझ में आता है कि पर्वत निर्माणकारी में फिर क्या क्या चीज़ें आती है। तो पर्वत निर्माणकारी में भी दो तरह के फोर्सेस अप्लाई होते हैं, इनको यहाँ लिख लेते हैं हम। पहला होता है तनाव, टेंशन होती है, और एक होता है संपीड़न, कंपनसेशन होता है। ठीक है, दो चीज़ें होती है, तनाव और संपीड़न की एक्टिविटी होती है। पर्वत निर्माणकारी बलों में दो तरह के बल सबसे अधिक लगते हैं, तनाव या फिर हम इसको बोलते हैं कंपनसेशन या संपीड़न। क्लियर हो गया। अब देखिए, इस तनाव या संपीड़न को हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ मेरे पास जगह नहीं है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ लिख देते हैं तनाव। तनाव भी दो तरह से होते हैं, दो तरह की एक्टिविटी होती है। एक तो होती है चटकने, यानी क्रैक्स आना शुरू होते हैं। जब तनाव होता है तो क्रैक्स आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा भ्रंशों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? भ्रंश, यानी इंग्लिश में बोलेंगे फॉल्ट। ठीक है, फॉल्ट। और चटकने यानी क्रैक्स। चटकने मतलब हो गया क्रैक्स। तो तनाव से क्या होता है, यह तनाव लिखा हुआ है, आपको नीचे बनाना है, बड़े पेपर पे बनाना है आपको। तो आप इसके जस्ट नीचे लिखेंगे, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैंने इसको ऊपर लिखा है। तनाव की जो एक्टिविटी हो रही है, टेंशन की जो एक्टिविटी हो रही है, टेंशन की एक्टिविटी से चटकने आती हैं चट्टानों के अंदर, या फिर क्या होता है धरातली भाग में भ्रंश आता है, यानी फॉल्ट आना शुरू होते हैं। संपीड़न को हम ऊपर लिख रहे हैं। ठीक है, संपीड़न को मैं यहाँ लिख देता हूँ। संपीड़न से भी दो एक्टिविटी होती है, एक होती है उत्संवलन, उत्संवलन नहीं, संवलन और वलन। संपीड़न से एक होता है संवलन और एक होता है वलन। ठीक है, दो एक्टिविटी होती है, संवलन और वलन। और फिर वलन की एक्टिविटी बहुत सारी हो जाती है, ऑलमोस्ट 10 टाइप्स के वलन हम 7-8 टाइप्स का हम वलन पढ़ेंगे। 1 बाय 1 हम पढ़ लेते हैं, उनको लिख लेते हैं, मतलब नोट कर लेते हैं कौन कौन से किस किस प्रकार के वलन होते हैं। तो हमें जो पढ़ना है आपके कोर्स के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमको पढ़ना होता है एक भ्रंश के बारे में और एक पढ़ना होता है वलन के बारे में, कि फॉल्ट क्या होते हैं और वलन, यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में फोल्ड। दोनों में अंतर है, इसको बोलते हैं फोल्ड, वलन को बोलेंगे फोल्ड और भ्रंश को बोल देंगे फॉल्ट। क्लियर।
तो देखें यहाँ समझिए एक बार, और बहिर्जात बल में यहाँ लिख लेते हैं आपकी बहिर्जात बल। बहिर्जात बल में सबसे पहले होता है कि नदियों के द्वारा, फिर हम समझ लेंगे कि अंतर्जात बल और बहिर्जात बल क्या होता है। नदियों के द्वारा, बी पवनों के द्वारा होता है, ध्यान रखें। सी पवनों के द्वारा लिख दिया, नदियों के द्वारा हो गया। हिमानी के द्वारा होता है, हिमानी के द्वारा होता है। डी कास्ट स्थलाकृतियाँ, यानी कि चूने प्रदेशों में ये एक्टिविटी देखने को मिलती है। जो चूना प्रदेश क्षेत्र होता है वहाँ एक्टिविटी होती है, हिमानी क्षेत्रों में होती है, पवनों के द्वारा, ठीक है, नदियों के द्वारा ये एक्टिविटी देखने को मिलती है। और एक होता है ई सागरीय क्षेत्रों के द्वारा, या सागरीय डैश ब्रैकेट में लिखते हैं, लहरों के द्वारा। क्लियर हो गया? तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नदियों के द्वारा होता है, पवनों के द्वारा होता है, हिमानी के द्वारा होता है, कास्ट चूने प्रदेशों के जो क्षेत्र होते हैं, लाइमस्टोन के जो रीजन होता है वहाँ देखने को मिलता है। सागरीय लहरें जहाँ होती है, जहाँ सागर की लहरें आती हैं, वहाँ पर हमें ये एक्टिविटी देखने को मिलती है। अब देखिए 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं, समझा देते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए सबसे पहले टॉपिक लिखा हुआ है आपके अर्थ मूवमेंट, ये हिंदी में कह दिया हमने भू संचलन। इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। अब समझने की आवश्यकता यहाँ से है कि अंतर्जात बल क्या होता है। ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्रिया करते हैं या पृथ्वी के आंतरिक भाग में लगते हैं। क्लियर हो गया? पृथ्वी के आंतरिक भाग में लगने वाले बल को किस नाम से पुकारा जाता है? तो आपका आंसर होगा अंतर्जात बल, ठीक है। ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में लगते हैं, वहाँ वो क्रिया करते हैं, ऐसे बल को हम अंतर्जात बल कहते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट फिर बात करें हम बहिर्जात बल की कि साहब बहिर्जात बल क्या होता है, बहिर्जात बल किसे कहते हैं। तो ऐसे बल जो पृथ्वी की सतह पर लगते हैं, ऐसे बल जो पृथ्वी की सतह पे लगते हों, तो ऐसे बलों को हम क्या कहते हैं? बहिर्जात बल। ऐसे बलों को क्या कहते हैं? बहिर्जात बल जो पृथ्वी की सतह पर लगते हैं। नेक्स्ट यहाँ आते हैं अंतर्जात बल जो होते हैं, ये 2 प्रकार की गतियाँ करते हैं। अंतर्जात बल जो होते हैं ये 2 प्रकार की गतियाँ करते हैं। नंबर 1 ऊर्ध्वाधर गति होती है और एक क्षितिज गति होती है। 2 तरह की गति करते हैं, ऊर्ध्वाधर या क्षितिज, यानी कि इनमें या तो मूवमेंट होता है वर्टिकल या फिर मूवमेंट होगा इनमें हॉरिजॉन्टल। इतनी बात समझ में आती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट ऊर्ध्वाधर और क्षितिज, ये 2 प्रकार की गतियाँ हुई और 2 प्रकार के बल लगे। पहला बल लगता है आकस्मिक, सडन फोर्सेस लगती है, अचानक होता है मूवमेंट, पता नहीं चलता ये मूवमेंट कैसे हो गया, लेकिन जो भी मूवमेंट हुआ वो एकदम से अचानक हुआ, राइट। और दीर्घकालिक बल जो होते हैं ये लंबे समय में लगते हैं, ठीक है, यहाँ नोट कर सकते हैं, लंबे समय में होता है ये प्रोसीजर जो होता है, लंबे समय में होता है। पता नहीं कितना समय लगेगा, इसका हमें नॉलेज नहीं होता, लेकिन लंबे समय में बहुत धीमे होता है, धीरे धीरे ये प्रोसीजर चलता रहता है। इतनी बात समझ में आए। आकस्मिक बल की बात करें तो 2 प्रकार के बल हैं। नंबर 1 एक भूकंप की एक्टिविटी होती है, एक ज्वालामुखी की एक्टिविटी होती है। दोनों ही एक्टिविटी हमें पता नहीं चलती, दोनों ही एक्टिविटी जो होती है ये पता नहीं चलती, लेकिन हम इसका पूर्व अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि ये हो सकता है कि ये हो सकता है, लेकिन होगा कितना भयंकर, किस प्रकार की हानि करेगा, इसका अनुमान हम नहीं लगा सकते। इसकी तीव्रता, इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा होगी, इसका हम पता नहीं लगा सकते, उसको बोलेंगे हम आकस्मिक बल। क्लियर हो गया? नेक्स्ट दीर्घकालिक बल आपको मैंने समझा दिया, जो कि लंबे समय के लिए लगता है, लंबे समय तक चलता रहता है, राइट। अब देखिए दीर्घकालिक बल के कारण होता है क्या है, तो महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण होता है और या फिर होता है पर्वतों का निर्माण। क्लियर हो गया? महाद्वीपों का निर्माण होना है या महासागरों का निर्माण होना है, इसके लिए कौन से बल जिम्मेदार होते हैं, तो डायस्ट्रोफिज्म फोर्स जो होते हैं वो आप जिम्मेदार होते हैं, जिसको हम दीर्घकालिक बल भी कहते हैं। क्लियर हो गया? महाद्वीपों के या महासागरों के निर्माण में 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक क्रिया होती है उन्मंजन, एक क्रिया होती है निमंजन। देखिए उन्मंजन की क्रिया में क्या होता है, ऊपरी भाग जो होता है या जो भाग होता है वो ऊपर की ओर उठता है, जो भाग होता है वो ऊपर की ओर उठता है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, उन्मंजन। क्लियर हो गया? एक होता है निमंजन, इसको बोलते हैं इमरजेंस।
ठीक है, इसको बोलते हैं सबमर्जेंस। क्लियर हो गया। तो निमज्जन का मतलब होता है नीचे की ओर गिरना, और उन्मंजन का मतलब क्या है, ऊपर की ओर उठना। तो जो भाग ऊपर की ओर उठ जाए, किसी तल से कोई भाग ऊपर की ओर उठ जाए और किसी महाद्वीप महासागर का निर्माण कर दे, तो हम क्या बोलेंगे उसे, उन्मंजन। और कोई भाग नीचे की ओर चला जाए और किसी महाद्वीप या महासागर का निर्माण कर दे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, निमज्जन। इतनी बात समझ में आती है। चलिए नेक्स्ट, फिर है पर्वत निर्माणकारी बल, यानी जो पर्वतों का निर्माण कर दे, बड़े बड़े वलित पर्वतों का निर्माण कर दे, ऐसे बल को हम क्या बोलेंगे, पर्वत निर्माणकारी बल। तो ये पर्वतों का जो निर्माण होता है, ये महाद्वीप महासागरों का निर्माण होता है, ये लंबी समयावधि में होते हैं, अचानक से नहीं होते। तो अचानक से होने वाली क्रिया तो भूकंप और ज्वालामुखी है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, तनाव, टेंशन होती है। पर्वत निर्माणकारी हलचलें जब होती हैं या पर्वत निर्माणकारी जब समय आना शुरू होता है, तो दो तरह की एक्टिविटी होती है, तनाव होता है और संपीड़न होता है। तनाव होता है और संपीड़न होता है, यानी टेंशन फोर्स अप्लाई होता है और कंपनसेशन फोर्स अप्लाई होना यहाँ शुरू हो जाता है, कंप्रेशन आना शुरू हो जाता है, कंप्रेशन होता है। तनाव की एक्टिविटी में क्या देखते हैं, दो तरह की क्रिया होती है, क्रैक्स आते हैं, चटकने होती हैं, या भ्रंश आते हैं। चटकने आती है या फिर क्या आती है, भ्रंश होते हैं, यानी फॉल्ट आना शुरू होते हैं। और जब संपीड़न की एक्टिविटी होती है, तो संपीड़न की एक्टिविटी में संवलन की एक्टिविटी होती है या फिर वलन की एक्टिविटी होती है, मतलब फोल्ड बनते हैं या फिर संवलन होता है, वर्पिंग होता है। बहुत बड़े भाग में ये क्रियाएं देखने को मिलती है। फिर बहिर्जात बल की बात की, तो बहिर्जात बल क्या होता है, ऐसे बल जो पृथ्वी के बाहरी क्षेत्रों में लगते हों, जिससे जो अंतर्जात बल होते हैं, ये अंतर्जात बल पृथ्वी के ऊपरी भाग में कोई ना कोई क्रिया करते हैं, कोई ना कहीं किसी न किसी चीज़ का निर्माण करते हैं। जैसे महाद्वीपों का निर्माण कर देना, ठीक है, महासागरों का निर्माण कर देना, पर्वतों का निर्माण कर देना, भूकंप से किसी न किसी खाई का निर्माण कर देना, ज्वालामुखी से किसी पर्वत का निर्माण कर देना, पठार का निर्माण कर देना, या किसी आकृति का निर्माण कर देना। ठीक उसी प्रकार से बहिर्जात बल भी संतुलन का कार्य करते हैं, और जो संतुलन जो होते हैं, ये नदियों के द्वारा अपर्दन की क्रिया, उसके बाद उसका परिवहन करते हैं और फिर कहीं ना कहीं उसका डिपॉजिट करते हैं। ऐसी पवनें होती हैं, यानी मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्रिया देखने को मिलती है, मरुस्थलीय क्षेत्र में ये एक्टिविटी होती रहती है। हिमानी के क्षेत्र में जहाँ बर्फ अधिक होती है, आइस, बड़े बड़े जो आइस के क्यूब्स होते हैं, बड़े बड़े ढेर होते हैं, वो चलना प्रारंभ करते हैं, तो वहाँ पर भी इस तरह की एक्टिविटी होना प्रारंभ हो जाती है। कास्ट प्रदेश, यानी जो चूने के प्रदेश होते हैं, उस चूने के प्रदेश में भी इस प्रकार के बहिर्जात बल एक्टिवेट होते हैं, जो उसको समतलीकरण का कार्य करते रहते हैं। सागरी लहरें क्या करती हैं, सागरी लहरें बहुत तीव्रगामी होती है, बहुत अधिक ऊंची उठती है, और जो आसपास की चट्टानी भूभाग होती है उनको कोई ना कोई आकार देती रहती है। ये सागरी भाग में कोई चट्टान होती है तो उसको कोई ना कोई शेप, कोई ना कोई आकृति देना प्रारंभ कर देती है। तो ये पूरा जो चार्ट है, ये पूरा चार्ट संचलन का चार्ट है, जिसमें अर्थ मूवमेंट होता रहता है। और अर्थ मूवमेंट बेसिकली दो प्रकार से सबसे ज़्यादा होता है, एक होता है अंतर्जात बल और दूसरा होता है बहिर्जात बल। ये दो बल है, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। तो ये चार्ट आपको मैंने समझा दिया है, इसको नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। अब हमको क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है भ्रंश के बारे में कि साहब भ्रंश क्या होता है, और एक पढ़ना है हमें वलन के बारे में कि वलन क्या होता है, कि भ्रंश की एक्टिविटी कैसे होगी और वलन की एक्टिविटी कैसे होगी, इसको हमें पढ़ना है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो आज हम सबसे पहले फॉल्ट को ले लेते हैं, भ्रंश की एक्टिविटी क्या होती है। तो भ्रंश की एक्टिविटी को हम कर लेते हैं आज के सेशन में, फिर वलन को देख लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, यहाँ से भी प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन में बनकर आए, है ना, ऐसा भी हो सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, लेकिन चांसेस थोड़े कम होते हैं और जनरली इस तरह से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। जैसे अभी हम बात करेंगे, भ्रंशों को हम पढ़ेंगे, तो अलग अलग प्रकार के भ्रंश, सामान्य भ्रंश है, विपरीत भ्रंश है, ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, तो हेडिंग डाल लीजिए आप, पॉइंट आपका फर्स्ट
जो हम कवर करने वाले हैं वो भ्रंश करने वाले हैं, कवर भ्रंश की बात करेंगे हम। भ्रंश को क्या बोलते हैं, तो आपको ध्यान होगा फॉल्ट। भ्रंश को क्या बोलेंगे, फॉल्ट। अब देखिए पहले समझते हैं कि भ्रंश होता कैसे है, भ्रंश होने का कारण क्या हो सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि दो तरह के मूवमेंट होते हैं, अभी चर्चा हुई थी हमारी कि दो तरह के मूवमेंट होते हैं, एक वर्टिकल मूवमेंट होता है और एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि ये कोई धरातली भाग है, ये कोई धरातली भाग है, कोई सरफेस एरिया है। अब इस सरफेस एरिया पे यदि हम पहले बल की बात करें, जो फर्स्ट बल है, यानी फर्स्ट बल मान लेते हैं हम कि वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है, यानी कि ऊर्ध्वाधर गति होती है। कौन सी गति होती है, ऊर्ध्वाधर गति, यानी वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है, यानी किसी भाग का ऊपर उठना है। कोई भाग ऊपर क्यों उठ रहा है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि कोई भाग है, मान लीजिए ये भाग ऊपर की ओर उठ गया, ऊपर की ओर उठ जाता है, यहाँ से क्रैक आ जाता है और ये भाग ऊपर की ओर उठ जाता है। तो आकृति देखिए कैसी हो जाएगी, आकृति कुछ इस प्रकार की हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटी हुई, ये जो पार्ट बना, ये क्या कहलाया, भ्रंश। गैप आ गया, गैप आते क्या बन गया, फॉल्ट बन गया, भ्रंश बन गया, ये फॉल्ट बन गया। समझ में आता है, ओके। बी पार्ट की बात करें, ये तो गति कौन सी है, ऊर्ध्वाधर। अब हम बात कर लें कि क्षैतिज गति की, ये बात कर ले, ये क्षैतिज गति हो गई, यानी कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो गया। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऐसे होता है या फिर ऐसे हो जाए, कोई दो भाग विपरीत हो जाए, ठीक है। देखें ये बात मान लेते हैं। अब देखो इसमें ये भी, हाँ एक चीज़ ये भी है कि या तो गति ऊपर अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी, है ना, दोनों तरह से गति हो सकती है। देखो ऊर्ध्वाधर गति को देखो एक बार, या तो ये ऊपर की तरफ हो सकती है, नीचे की ओर हो सकती है। तो जैसे यदि ये भाग ऊपर गया तो ये हो सकता है भाग नीचे भी चला जाए, ये मूवमेंट भी तो हो सकता है। तो जैसे ये बना आकृति, वैसे ये आकृति बन गई। इसमें ये मूवमेंट ऊपर चले गया, इसमें ये मूवमेंट नीचे चला गया, तो ये भ्रंश हो गया, तो यहाँ पर भी फॉल्ट बन गया। समझ में आता है, राइट। अब देखो क्षैतिज गति को देखो, क्षैतिज गति में कोई भाग विपरीत हो जाए, यानी ये भाग इधर खसक जाए, ये भाग इधर खसक जाए, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इस तरह का मूवमेंट हो जाएगा। एक भाग यहाँ खसक गया, एक भाग यहाँ खसक गया, ये बीच में एक मूवमेंट क्रिएट हो गया, इसको हमने क्या कह दिया, भ्रंश, या हमने क्या कह दिया, फॉल्ट। समझ में आता है। नेक्स्ट, ये गति ऐसे भी हो सकती है, ये गति ऐसे भी हो सकती है। तो इसमें आपको ध्यान होगा, हमने दो मूवमेंट पढ़े थे, एक पढ़ा था अपसारी गति, ध्यान आ रहा है, अपसारी गति, तो ये अपसारी गति है, और एक होता है अभिसारी गति, यानी कि इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट मार्जिन, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट मार्जिन। तो यहाँ तो ये दो एक्टिविटी ऐसी हुई थी, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया। ऐसा हो सकता है कि दोनों भाग एक दूसरे की तरफ भी आ सकते हैं, जैसे ये भाग इधर गति करे और एक भाग इधर की ओर गति करे। तो हो सकता है कि इनमें मूवमेंट फिर इस तरह का बन जाए कि ये एक ऐसा हो जाए, एक ऐसा हो जाए। तो ये भाग जो बन गया बीच में, ये भी क्या बना, भ्रंश, ये भी क्या बना बीच में, फॉल्ट। क्लियर हो गया। तो दो तरह से हम भ्रंश की हम बात करें, दो तरह से दो गतियां इस पर काम करती है, एक ऊर्ध्वाधर गति काम कर रही है और एक क्षैतिज गति काम करती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दो तरह की गतियां इस पर काम है। ऊर्ध्वाधर गति यानी लंबवत गति काम कर रही है, ऊपर की ओर उठना या नीचे की ओर बैठना, और या फिर क्षैतिज गति काम कर रही है कि किसी भाग का विपरीत होकर चला जाना, विपरीत इस तरह से विपरीत हो जाए, है ना, इस तरह से चला जाए या फिर ऐसा आ जाए पास में, तो फिर ये वाला मोमेंट काम में आ सकता है।
लेकिन कहीं ना कहीं भ्रंश बनेगा, कहीं ना कहीं फॉल्ट का निर्माण अवश्य होगा। जैसे इसमें यहाँ फॉल्ट निर्माण हो रहा है, ऐसे इसमें यहाँ फॉल्ट का निर्माण हो रहा है। यहाँ देखोगे तो ये बीच में फॉल्ट का निर्माण हुआ, और यहाँ देखते हैं आप तो यहाँ बीच में फॉल्ट का निर्माण हुआ था। जैसे हमने पढ़ा था जियोसिंक्लाइन की हमारी बात हुई थी, तो जियोसिंक्लाइन भी क्या है, एक प्रकार से फॉल्टी है। तो बीच में गहरा भूमि वाला जो भाग है, एक दो तरफ भूमि और बीच वाला भाग, तो फॉल्ट है, भ्रंश है, इस प्रकार की एक्टिविटी है। ठीक है, नोट कीजिए। ये मैंने आपको समझा दिया कि भ्रंश का होता है, फॉल्ट का होता है। फॉल्ट किसे कहते हैं ये मैंने आपको समझाया। फिर हम बात करेंगे 1 बाय 1, एक एक फॉल्ट की बात करेंगे, कौन कौन सा फॉल्ट होते हैं। नोट करें आप इसको। चलिए, भ्रंश में हमें कुल 6 भ्रंशों की चर्चा करनी है। 1 बाय 1 एक एक भ्रंश, उस विथ डायग्राम करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन से भ्रंश की हम बात कर रहे हैं, उसमें मूवमेंट किस प्रकार का हो रहा है। ठीक है, चलिए फर्स्ट नॉर्मल फॉल्ट, हिंदी में बोलेंगे सामान्य भ्रंश। सामान्य भ्रंश में देखिए क्या होता है कि जब हमारा जो भूपटल होता है, जो धरातली भाग है, उस धरातली भाग में जब भ्रंश उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में क्या स्थिति देखने को मिलती है, जैसे ये धरातली भाग है और धरातली भाग का एक इधर की ओर मूवमेंट कर जाना, एक इधर की ओर मूवमेंट कर जाना, और बीच में जो गैप बनता है, यानी वो गैप कैसा बनेगा, वो गैप कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये भाग यहाँ चला गया और ये भाग यहाँ चला गया। ठीक है, तो ये जो भाग बना है इसको हम भ्रंश कहेंगे। ये बात समझ में आती है। और ये भ्रंश फिर किस प्रकार का हो जाएगा, तो ध्यान रखना, ये भ्रंश कहलाएगा सामान्य भ्रंश। क्या कहलाएगा, सामान्य भ्रंश। क्लियर, तो यहाँ लिख सकते हैं सामान्य भ्रंश में 2 इंपॉर्टेंट बातें यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, जब ऐसे लिख लें आप, जब भूपटल में दरारें पड़ जाती हैं, जब भूपटल में दरारें पड़ जाती हैं और दोनों भाग विपरीत हो जाता है, ऐसे दोनों भाग विपरीत हो जाता है, इस प्रकार की कंडीशन है, ध्यान रखना। दोनों भाग विपरीत हो रहा है, एक भाग यहाँ जा रहा है, एक भाग यहाँ जा रहा है, दोनों भाग विपरीत हो जाते हैं, दोनों भाग विपरीत हो जाते हैं, तो बीच में भ्रंश का निर्माण हो जाता है। तो बीच में यानी इस वाले भाग में भ्रंश का निर्माण हो जाता है, तो बीच में भ्रंश का निर्माण हो जाता है। क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें कौन सी गति हो रही है, अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि कौन सी गति होगी। तो इसमें जो गति होती है, और इसमें गति होती है अपसारी। कौन सी गति होती है, अपसारी। कौन सी गति होती है, अपसारी। ठीक है, किस प्रकार की मूवमेंट हो रहा है, यहाँ डाइवर्जेंट मूवमेंट हो रहा है, एक भाग दूसरे भाग से विपरीत जा रहा है, एक राइट साइड में जा रहा है, यूँ कह सकते हैं ये राइट साइड मूव कर रहा है, ये राइट साइड मूव कर रहा है, और ये लेफ्ट साइड मूव कर रहा है। बीच का ये जो गैप बना, इस गैप को हमने क्या नाम दे दिया, इस गैप को नाम दे दिया सामान्य भ्रंश। क्लियर हो गया, ये बात समझ में आती है आपके। नेक्स्ट हम बात करेंगे उत्क्रमण भ्रंश।
उत्क्रमण भ्रंश। सेकंड बी पार्ट की बात करते हैं कि साहब उत्क्रमण भ्रंश क्या होता है। अब देखिए इस स्थिति में क्या हुआ था, दो भाग विपरीत गए थे, लेकिन इस स्थिति में उत्क्रमण इस भ्रंश में क्या होगा, दो भाग एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे। दो भाग जो होंगे वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे। जैसे यहां बना देते हैं इसको, इसमें जो मूवमेंट होगा, इसमें मूवमेंट इस प्रकार का समझ लीजिए, इस प्रकार की एक्टिविटी होगी। यानी ये भाग यहाँ की ओर आकर्षित हो रहा है और ये भाग यहाँ की ओर आकर्षित हो रहा है। ऐसी स्थिति में देखिए यहाँ एक भ्रंश का निर्माण हो गया और ये भ्रंश कौन सा बना, तो आप कहेंगे ये भ्रंश बना उत्क्रमण भ्रंश। राइट, उत्क्रमण भ्रंश यहाँ बन गया। राइट, यानी यहाँ राइट साइड से मूवमेंट गति ये हुई और यहाँ लेफ्ट साइड से मूवमेंट यहाँ हुआ। जबकि पहले वाले में जो सामान्य भ्रंश था उसमें गति मूवमेंट जो था वो ये था, राइट साइड की तरफ मूवमेंट हुआ था और लेफ्ट साइड इधर की तरफ मूवमेंट कर रहा था। ये विपरीत है, ये विपरीत है, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत है और ये दूसरे के समीप है, एक दूसरे के समीप आते हैं। राइट साइड से यहाँ आना, लेफ्ट साइड से यहाँ जाना। समझ में आता है ये बात। तो यहाँ जो भ्रंश का निर्माण होगा इस रीजन में, इसको हम बोलेंगे उत्क्रमण भ्रंश। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। जब भूपटल पर दरारें पड़ती हैं, जब भूपटल पर दरारें पड़ती हैं, इसमें लिखना है उत्क्रमण भ्रंश में जब भूपटल पर दरारें पड़ती हैं तो दो भाग विपरीत जाने की बजाय विपरीत जाने की बजाय एक दूसरे के समीप आते हैं। दो भाग विपरीत जाने की बजाय एक दूसरे के समीप आते हैं, तो उससे जिस भ्रंश का निर्माण होता है उसे उत्क्रम भ्रंश कहते हैं। ठीक है, इसको तो हम बोलते हैं नॉर्मल फॉल्ट, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल फॉल्ट, और इसको बोलते हैं रिवर्स फॉल्ट। ठीक है, अब देखिए इस वाली कंडीशन में आपने क्या पढ़ा था कि यहाँ अपसारी गति हो रही है। कैसी गति हो रही है? अपसारी। कैसा मूवमेंट हो रहा है? अपसारी मूवमेंट हो रहा है, अपसारी गति होती है। ठीक है, यही आपने पढ़ा। यहाँ कौन सी गति होती है साहब? अपसारी गति। और यहाँ कौन सा मूवमेंट हो रहा है? तो यहाँ हो रहा है अभिसारी। यहाँ क्या हो रहा है? अभिसारी हो रहा है। यहाँ अपसारी गति हो रही है, यहाँ अभिसारी गति हो रही है। क्लियर? तो ये हो गया लेफ्ट साइड और ये हो गया राइट साइड। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि एक तो उत्क्रमण भ्रंश हो गया और यहाँ पर अभिसारी गति होती है। कौन सी गति होती है? अभिसारी गति। ठीक है, नेक्स्ट यह हो गए आपके दो। अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरा जो फॉल्ट होता है उसको हम हिंदी में कहते हैं विदारण भ्रंश।
इंग्लिश में कहते हैं टियर फॉल्ट। इंग्लिश में टियर फॉल्ट और हिंदी में विदारण भ्रंश। अब देखिए विदारण भ्रंश में क्या होगा, विदारण भ्रंश में जो भूपटल होगा उस भूपटल में इस प्रकार की गति होगी, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। दो प्लेटें या भूतल का जो भाग है उसमें यदि दरारें आती हैं, चटकनें आती हैं, मूवमेंट होता है, गति होती है, तो एक भाग ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो यहाँ पर जो भ्रंश का निर्माण हुआ, इस भाग में जो भ्रंश बना, जो भ्रंश की एक्टिविटी हुई है उसको हमने नाम दे दिया विदारण भ्रंश या टियर फॉल्ट। बात समझ में आई? ओके। अब आपको ध्यान होगा कि यहाँ पर हमने ट्रांसकरंट मूवमेंट की बात की थी, मार्जिन की बात की, तो वही मार्जिन है सारे। देखो अपसारी गति नॉर्मल फॉल्ट का नाम दे दिया, अभिसारी गति तो हमने उत्क्रम भ्रंश का नाम दे दिया, और यहाँ पर टियर फॉल्ट ट्रांसकरंट फॉल्ट पढ़ा था हमने, मार्जिन पढ़ा था हमने, ध्यान हो आपको, मार्जिन पढ़े थे, 3 तरह के मार्जिन पढ़े थे। ये तो था डाइवर्जन मार्जिन, ये था कन्वर्जन मार्जिन और ये था ट्रांसकरंट मार्जिन। ये तीनों वही हैं, ये तीनों वही हैं, ठीक है। टियर फॉल्ट विदारण भ्रंश जब ऐसी एक्टिविटी होती है, ऐसा एक्टिविटी देखने को मिलती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, लिखें जब भूपटल पर चटकनें, जब भूपटल पर दरारें आती हैं, जब भूपटल पर दरारें आती हैं, जब भूपटल पर दरारें आती है, दरारें पड़ती हैं, तो ना तो ऐसे दरारें पड़ती हैं तो ना तो भूपटल सामान्य भ्रंश का निर्माण करता है, सामान्य भ्रंश का निर्माण करता है, और ना ही उत्क्रम भ्रंश का निर्माण करता है, और ना ही उत्क्रम भ्रंश का निर्माण करता है। दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा है, परंतु फिर भी चट्टानें या धरातली भाग, फिर भी चट्टानें या धरातली भाग अपवर्ड और डाउनवर्ड यानी ऊपर और नीचे एक्टिविटी या ऊपर और नीचे गति करते हुए किसी भ्रंश का निर्माण करते हैं, जैसे यहाँ भ्रंश का निर्माण किया तो किसी भ्रंश का निर्माण करते हैं, तो ऐसे भ्रंश को टियर फॉल्ट या विदारण भ्रंश कहते हैं। तो ऐसे भ्रंश को हम टियर फॉल्ट या फिर विदारण भ्रंश कहते हैं, विदारण भ्रंश का निर्माण कहते हैं, है ना, विदारण भ्रंश कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या एक्टिविटी हुई, इसमें एक भ्रंश तो देखिए यहाँ निर्मित हो गया और एक भ्रंश यहाँ निर्मित हो गया, यहाँ पर भी भ्रंश निर्मित हो रहा है, यहाँ पर भी भ्रंश निर्मित, दोनों तरफ एक्टिविटी हुई। यानी कि क्या हुआ कि ये एक प्लेट है या धरातली भूभाग है समझ लीजिए, और यहाँ ये भी धरातली भूभाग है। अब इस भाग पर चटकने आई तो ये भाग या तो नीचे खसक गया होगा या ये भाग ऊपर चला गया होगा, ये भाग नीचे खसक गया होगा या ये भाग, ये कुल मिला के मूवमेंट हुआ है ना, कुल मिला के कैसा हुआ है, मूवमेंट। तो हमने ये पढ़ा है कि 2 तरह के मूवमेंट होते हैं, या तो होता है वर्टिकल मूवमेंट अपवर्ड डाउनवर्ड, या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है राइट या लेफ्ट, राइट साइड भी हो सकता है, लेफ्ट साइड भी हो सकता है, या दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, या दोनों पास पास भी आ सकते हैं, ये मूवमेंट भी हो सकता है। तो फिर एक्टिविटी क्या हुई, ये वाली एक्टिविटी हुई, तो यहाँ पर भी भ्रंश नजर आया, इस क्षेत्र में भी भ्रंश हो गया और इस क्षेत्र में भी भ्रंश हो गया, राइट। तो इसको हमने क्या कहा, विदारण भ्रंश यानी टियर फॉल्ट, हमने इसको नाम दिया। क्लियर हो गया, 3 हमने पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं 4th नंबर की, और 4th नंबर का जो फॉल्ट होगा उसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे सोपानी भ्रंश, हिंदी में कहते हैं सोपानी भ्रंश,
और इंग्लिश में कहेंगे स्टेप फॉल्ट। इंग्लिश में कहेंगे स्टेप फॉल्ट, सोपानी भ्रंश। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जब इसका उदाहरण देखें तो जैसे मान लीजिए ये कोई धरातली भूभाग है, ठीक है, और चटकने आने से 1 बाय 1 ऐसे स्टेप्स के रूप में निर्मित हो जाए, ठीक है। यहाँ जैसे मान लीजिए इतना पार्ट, ये पार्ट तो ऐसा रहे और ये पार्ट जो है इतना, ये नीचे की ओर धंस जाए और ये वाला पार्ट और नीचे धंस जाए, ये यहाँ तक आ जाए और ये वाला पार्ट और नीचे धंस जाए, ठीक है, और आगे होगा तो कंटिन्यू चलता रहेगा, ये कंटिन्यू चल रहा है तो ये मूवमेंट नजर आए, इस प्रकार का मूवमेंट हो जाए। स्टेप यानी स्टेप, देखिए स्टेप मतलब क्या होता है, जब हम सीढ़ियों पे चढ़ते तो हम कहते हैं ना स्टेप्स होते हैं, तो ये स्टेप की नुमा आकृति हो जाए, यानी इसको हम कह सकते हैं सीढ़ी नुमा आकृति बन जाए। तो इस प्रकार के भ्रंश को हम नाम देतेंगे सोपानी भ्रंश या स्टेप फॉल्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या बना है, ये फॉल्ट आ गया, ये फॉल्ट आ गया, ये फॉल्ट आ गया, ये सारा फॉल्ट है। क्लियर? तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, जब भूपटल पर दरारें पड़ती है, जब भूपटल पर दरारें पड़ती हैं तो समानांतर भ्रंश का निर्माण हो जाता है, तो समानांतर भ्रंश का निर्माण हो जाता है, तो समानांतर भ्रंश का निर्माण हो जाता है और ये ऊपर नीचे इस प्रकार की एक्टिविटी हो जाती है, इस प्रकार की एक्टिविटी बन जाती है, उसको हम कहते हैं सोपानी भ्रंश या स्टेप फॉल्ट इंग्लिश में कहते हैं, जैसे उसका डायग्राम वहां बना हुआ है आपके। क्लियर हो गया? इसको बोलेंगे हम सोपानी भ्रंश। तो कितने हो गए टोटल? 4 भ्रंश, 4 प्रकार के भ्रंश पढ़ लिए। अब बात करते हैं 5वें भ्रंश की, और 5वां भ्रंश क्या होता है, इसको बोलते हैं ध्रोणी भ्रंश। ये हो जाएगा आपका 5वां। देखिए इसमें क्या होता है ध्रोणी भ्रंश में, जैसे यूँ समझिए कि ये एक स्थलीय भाग है, ये एक स्थलीय भाग है, स्थलीय भाग में दरारें पड़ गई, ये एक स्थलीय भाग है, स्थलीय भाग में दरारें पड़ गई और दरार पड़ने से क्या हुआ, दरार पड़ने से ये हुआ कि ये भाग जो है, मान लीजिए दरार पड़ गई, एक दरार यहाँ हो गई, एक दरार यहाँ। अब कितने सेक्टर बन गए? ए, बी और सी, 3 सेक्टर बन गए। अब 3 सेक्टर बन जाने से क्या हुआ, या तो ये भाग ऊपर उठ जाए और ये भाग ऊपर उठ जाए, तो एक्टिविटी आपको कुछ ऐसे नजर आएगी। ए, बी, सी, ठीक है, तो ये कैसी बन गई, ये ध्रोणी बन गई। तो हम हुआ क्या, ए पार्ट ऊपर उठ गया या सी पार्ट ऊपर की ओर उठ गया, बी एज इट इज रहा, तो ये कॉम्बिनेशन देखने को बना, ठीक है। या फिर एक्टिविटी क्या हो, सेम वापस यहाँ बनाते हैं एक और धरातली भूभाग, और फिर इसको समझते हैं, ये ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया, ये सी पार्ट हो गया। अब इसमें क्या हुआ, ए और बी एज इट इज रहे और बी पार्ट नीचे चला जाए, ए और बी स्थिर रहे और बी पार्ट नीचे चला जाए, तो सेम कंडीशन बनेगी। जैसे मान लीजिए ये भाग बन जाएगा, अब इसमें क्या हुआ, ए एज इट इज रहा और ये बी है, ये सी है। तो देखिए मैं बता देता हूं, इसमें तो क्या हुआ था, इस वाले डायग्राम में क्या हुआ कि यहाँ पे ए और बी, ए और सी ऊपर चले गए, बी तो एज इट इज था, यही था, ए और सी ऊपर चले गए, तो ये ए सी ऊपर उठ गए ऐसे, और बी एज इट इज रहा, तो ये ध्रोणी बन गई। क्लियर? अब देखिए इसमें ए और सी में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन बी नीचे चला गया, तो बी नीचे चला गया, तो इसमें ये भाग नीचे चला गया, ये एज इट इज रहे, तो ये बीच में ध्रोणी बन गई। इसको हम कहेंगे ध्रोणी भ्रंश, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रफ फॉल्ट, इंग्लिश में बोलेंगे ट्रफ फॉल्ट, इंग्लिश में बोलते हैं
ट्रफ फॉल्ट। ट्रफ मतलब होता है ध्रुवणीय भ्रंश। ठीक है, अब इसे नोट कर लीजिए। लिखिए, जब भूपटल पर दरारें पड़ती हैं, जब भूपटल पर दरारें पड़ती हैं तो परिणाम स्वरूप कोई दो भूभाग ऊपर की ओर उठ जाए, कोई दो भूभाग ऊपर की ओर उठ जाए तो बीच में द्रोणी का निर्माण हो जाता है, द्रोणी भ्रंश का निर्माण हो जाता है। या फिर बीच वाला भाग नीचे की ओर चला जाए, या फिर बीच वाला भाग नीचे की ओर चला जाए तो उससे भी द्रोणी भ्रंश का निर्माण हो जाता है, उससे भी द्रोणी भ्रंश का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रफ फॉल्ट। क्या हो गया? ट्रफ फॉल्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए सेम यही एक्टिविटी हम बात कर रहे हैं और सेम इसी तरह से डायग्राम बनेगा अगले में भी, लेकिन कुछ चेंजेस आएंगे और चेंजेस क्या आएंगे वो देखते हैं। नेक्स्ट जो फॉल्ट आएगा उसको हम बोलते हैं कटक भ्रंश। ये आपका हो गया एफ। कटक भ्रंश, इसको बोलेंगे रिज फॉल्ट। रिज फॉल्ट, देखिए रिज फॉल्ट क्या होता है? सेम वही चीज, एक धरातलीय भूभाग है। अभी मैंने बताया था आपको कि ए पार्ट और सी पार्ट ऊपर की ओर उठ जाते हैं, ए पार्ट और सी पार्ट ऊपर की ओर जाते हैं तो बीच में द्रोणी बनती है। लेकिन यहाँ क्या होगा? बी पार्ट ऊपर चला जाता है, जैसे बी पार्ट ऊपर चला जाए, बी पार्ट ऊपर चला जाए, यानी यहाँ आकृति फिर इस प्रकार की होगी। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। क्लियर? पहले हुआ था ए पार्ट और सी पार्ट ऊपर गए थे पहली वाली कंडीशन में। अब यहाँ बी पार्ट ऊपर चला गया केवल, जा तो यहाँ पर भी ए की पार्ट रहा, वहाँ दो पार्ट ऊपर जा रहे थे, वहाँ ए और बी जा रहा था पहले वाले में द्रोणी भ्रंश में। यहाँ ए और सी स्थिर है और बी पार्ट ऊपर चला गया, तो ये कंडीशन बन गई। तो इसको हमने नाम दिया कटक भ्रंश, रिज फॉल्ट। दूसरे में हमने क्या कहा था कि ए और सी स्थिर है, ए और सी स्थिर है और बी नीचे चला जाए। अब इसमें क्या कहेंगे कि ए, बी और सी, इसमें से नीचे किसको जाना है? ए और सी को नीचे जाना है, बी एज इट इज रहेगा, तो सेम वही कॉम्पोजिशन बनेगा। पहले वाले में भी सेम यही हुआ था, पहले वाले में भी सेम यही हुआ था कि ये नीचे चला गया, ये ऊपर चला गया, बी यहाँ पर, ये ए, ये सी और ये बी। तो ए और सी नीचे गया, ए और सी नीचे गया, बी एज इट इज रहा, तो इस तरह का माउंटेन बन गया। ए और बी एज इट इज रहे, बी ऊपर चला गया, तो इस प्रकार का माउंटेन बन गया। अब देखिए द्रोणी वाले भ्रंश में आपने पहले क्या देखा था कि ए और सी ऊपर गए थे, है ना? देखिए यहाँ बनाता हूँ, मैं छोटा बनाता हूँ, समझ में आ जाएगा। ए, बी और सी ये दोनों ऊपर चले गए तो आकृति कुछ इस प्रकार की हो गई। फिर मैंने कहा कि ए और बी स्थिर है, सी नीचे चला जाए तो आकृति कुछ इस प्रकार की हो जाएगी। ये ए, ये बी, ये सी, ये नीचे चला गया तो आकृति कुछ इस प्रकार की बनी। ये नीचे गया तो आकृति यही बनेगी, ये नीचे चला गया, यहाँ ये दोनों ऊपर हो गए। बात वही, आकृति तो सेम ही बननी है, आकृति जो होगी वो दोनों में सेम होनी है, लेकिन किसके ऊपर जाने से? देखिए ए और बी के ऊपर जाने से,
ए और बी के ऊपर जाने से ये आकृति बनी। तो यहाँ ए और बी सी के नीचे जाने से, ए और सी के ऊपर जाने से तो ये आकृति बनी। यहाँ पर ए और सी के नीचे जाने से ये आकृति बन गई। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए और बी स्थिर है, बी नीचे चला गया। यहाँ ए और सी स्थिर है और बी ऊपर चला गया, तो यह आकृति बन गई। तो यहाँ पर ये दोनों सेम आकृति आ रही है, तो यहाँ पर भी दोनों सेम ये आकृति आ रही है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया आपके भ्रंश, ये कंप्लीट आपके भ्रंश का टॉपिक हो गया है। इसमें हमने भ्रंश पढ़ लिए हैं। सबसे पहले पढ़ लिया नॉर्मल फॉल्ट क्या होता है। नॉर्मल फॉल्ट में अपसारी गति होती है, ये आपको समझ में आता है कि इसमें अपसारी गति होने से एक भाग यहाँ चले जाएगा, एक भाग यहाँ चले गया, बीच वाले भाग में भ्रंश बन गया, जिसको सामान्य भ्रंश दिया। उत्क्रमण भ्रंश में क्या होगा, अभिसारी दो प्लेटें ऐसे आएगी, बीच वाले भाग में जो भ्रंश बन जाएगा। ठीक है, और विदारण भ्रंश क्या हो गया, विदारण भ्रंश में टीयर फॉल्ट हो गया। टीयर फॉल्ट मतलब यहाँ एक्टिविटी क्या हुई थी कि इस प्रकार की एक्टिविटी हुई, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, या इसमें मूवमेंट हो गया, या इसमें, तो यहाँ जो मूवमेंट बना ये कौन सा मूवमेंट हो गया, विदारण भ्रंश। स्टेप फॉल्ट में क्या हुआ, स्टेप फॉल्ट में ये हो गया, ये भाग नीचे, ये भाग नीचे, ये भाग, स्टेप फॉल्ट। और बाकी ध्वनि भ्रंश और कटक भ्रंश आपके सामने है। ठीक है, तो कटक भ्रंश में भी सेम इसी की तरह लिख सकते हैं कि दो भाग स्थिर रहते हैं, यानी भूपटल पर जब दरारें पड़ती हैं तो दो भूभाग स्थिर रहे और बीच वाला भाग ऊपर उठ जाए, तो ये वाली कंडीशन। या फिर दो भूभाग ए और सी नीचे चला जाए और बी स्थिर रहे, तो ये कंडीशन बात, उसको हम क्या बोलेंगे, कटक भ्रंश कहेंगे, या उसको हम रिज फॉल्ट कहेंगे। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस क्लास में केवल हम यहाँ तक इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। देख लिया हमने सारे भ्रंश को, कितने कितने प्रकार के भ्रंश होते हैं, किस प्रकार की आकृति बनाते हैं, इस पर हमारी चर्चा हो चुकी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वलन। ठीक है, वो भी ऑलमोस्ट 7-8 तरह के वलन हम पढ़ेंगे, उसमें वो वलन हम अलग से देखेंगे अलग क्लास में। और ये आपका हो गया फॉल्ट, भ्रंश इसमें हमने पढ़ लिया। आज की क्लास को यहाँ तक रखते हैं, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।